हाय फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़े थे। इस क्लास में हम लोग फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या था। तो जो रिमाइंडर थ्योरम क्या था कि अगर px को हम gx से डिवाइड करते हैं तो gx अगर एक लीनियर इक्वेशन है, जैसे x माइनस 1 है, लीनियर पोलिनोमियल है, तो जो इसका जीरोज होगा, तो इसका जीरोज क्या होगा, x माइनस 1 बराबर 0, मतलब x इक्वल टू 1। तो जीरो का वैल्यू अगर पी एक्स के जगह पे रखेंगे, x बराबर 1, तो p1 बराबर जो वैल्यू आएगा वो देगा रिमाइंडर। तो ये कहलाता था रिमाइंडर थ्योरम। अब इसी तरह से है एक फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में हम क्या देख रहे हैं, फैक्टर थ्योरम कहता है कि px इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1 एंड a इज ए रियल नंबर, देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। कह रहा है कि x माइनस a फैक्टर ऑफ px कब होगा, जब pa इक्वल टू 0 होगा। और अगर pa इक्वल टू 0 हो गया तो x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px हो जाएगा। तो देखो सेम टू सेम है, रिमाइंडर थ्योरम के जैसा ही कह रहा है। रिमाइंडर थ्योरम में जो वैल्यू आता था उसको रिमाइंडर देते थे। तो अगर ये रिमाइंडर प्रीवियस क्लास में बताया था कि रिमाइंडर 0 आ जाता था, मतलब वो एक फैक्टर है। और रिमाइंडर में कुछ शेष आ गया, मतलब -1 या फिर 2 कुछ भी आ जाता था, तो उसको हम लोग रिमाइंडर कहते थे। लेकिन 0 अगर आ जाता था तो वो फैक्टर कहलाता था। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे क्या कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। तो फैक्टर थ्योरम के लिए भी क्या कहेंगे कि px पोलिनोमियल है, डिग्री हमेशा px का क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। और हमेशा इसका जो आएगा फैक्टर आएगा x माइनस ए, वो हमेशा लीनियर होगा। जैसे देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। हम देखो एक्स क्यू, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं फैक्टर थ्योरम का, तो समझ जाएंगे इससे अच्छा इजली से। अब एक पी एक्स बराबर ले लेते हैं एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 6। और gx में कह रहा है कि इसको कह रहा है कि x प्लस 2 इज ए फैक्टर, x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px और नोट। अब इसको ये क्वेश्चन दिया है, एक पोलिनोमियल दिया है px बराबर एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब कह रहा है कि x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px और नोट। अब हम क्वेश्चन में क्या, फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़े थे कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px तभी होगा इफ pa इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस ए के जगह पे क्या है, माइनस, जैसे x माइनस ए कह रहा था, तो यहाँ पे x माइनस ए से डिवाइड किससे करना है, x प्लस 2 से। तो यहाँ a इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2, क्योंकि तभी ना x माइनस फॉर्म में x माइनस इंटू -2 लिखेंगे, तभी ये आ जाएगा x प्लस 2 के इक्विवेलेंट, मतलब a के जगह पे -2। तो अब हम क्या निकालेंगे, pa निकालेंगे। अगर pa मतलब p -2 अगर 0 वैल्यू आएगा तो a फैक्टर थ्योरम, मतलब कि x प्लस 2 इस px का फैक्टर होगा। तो अब देखो तो p -2 बराबर कितना आ जाएगा, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो इतना -8 बच जाएगा, 2 2 4 4 3 12 -10 प्लस 6। अब देखो तो 12 और 6 18 हो जाएगा, -8 -10 18। मतलब कि p -2 अगर 0 आ गया तो इसका मतलब x प्लस 2 जो है इस px का फैक्टर है, मतलब आंसर इसका हो जाएगा यस, मतलब x प्लस 2 जो है px का फैक्टर है। अब उसी तरह इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से कैसे पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका उल्टा है कि अगर pa इक्वल टू 0 रहा तो
x माइनस ए फैक्टर है, मतलब यहाँ क्या था कि x प्लस 2 फैक्टर कब होगा, जब pa इक्वल टू 0 रहेगा। अब दूसरा कंडीशन इसका दिया है कि pa इक्वल टू 0 अगर आ जाए तो x माइनस 1 फैक्टर होगा। तो अब इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। तो यही क्वेश्चन इसका दूसरा कंडीशन अप्लाई करेगा। देखो तो दूसरा क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था इसमें क्या कह रहा है कि k का वैल्यू निकालना है। अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो दूसरा कंडीशन में देखो तो क्या कह रहा है, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, अगर px होता है तो pa इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे x माइनस है तो a की जगह पे कितना आ जाएगा 1, मतलब p1 जो होगा p1 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो p1 को हम इस फॉर्मूला में px दिया हुआ है, px कितना दिया हुआ है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। तो ये p1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो अब p1 कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो अब देखो तो 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के इक्वल टू 0 है। 4 कट गया, के का वैल्यू आ गया -3। तो ए फैक्टर थ्योरम का दोनों तरह से प्रूफ हो गया। दोनों तरह से कैसे प्रूफ हुआ कि अगर x माइनस सेम टू सेम रिमाइंडर थ्योरम के जैसा, वहां पे जो था वैल्यू आता था वो रिमाइंडर होता था, यहाँ पे रिमाइंडर को मस्ट होना है 0 के इक्वल। तो यही हो गया फैक्टर थ्योरम। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि कोई फैक्टराइजेशन, कोई पोलिनोमियल दे दिया जाएगा, उसको फैक्टराइजेशन करके बताना होगा कि फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइजेशन उसका निकालिए। तो ऊपर में हम क्वेश्चन भी लिखे हैं, फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। तो इसमें लिखा रहेगा, आप देखो फैक्टराइजेशन करने का दो मेथड है, एक तो फैक्टर थ्योरम का यूज करके, दूसरा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, मतलब उसको तोड़ करके भी फैक्टर निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले स्प्लिटिंग मिडिल टर्म थोड़ा इजी पड़ता है, ज्यादातर आप लोग उसी से कोशिश कीजिएगा बनाने का। अगर कहा जाएगा कि फैक्टराइजेशन निकालिए फैक्टर थ्योरम का यूज करके, तभी आप फैक्टर थ्योरम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए तो पहला क्वेश्चन है इधर 6x स्क्वायर प्लस 17x, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है फैक्टराइजेशन, इसको px मान लेते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, तो इसको हम बनाएंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। और ये हमेशा हम ये जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए ही होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ही अप्लाई होगा। देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब कि जो डिग्री रहना चाहिए इस पोलिनोमियल का 2 रहना चाहिए। तो यहाँ पे डिग्री देखो तो इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता था, जो x का जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता था वही डिग्री होता था। तो यहाँ x वेरिएबल है, इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो इस पोलिनोमियल का डिग्री 2 हो जाएगा। पोलिनोमियल का डिग्री 2 हुआ मतलब है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो अब इसी जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज करेंगे वो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए यूज करेंगे। तो इसका मिडिल टर्म कौन हुआ 17x। अब 17x मिडिल टर्म आया 17x। अब इसी को स्प्लिट करना है, तो अब इसको स्प्लिट अपने मन से तो करेंगे नहीं, इसका भी कुछ रूल्स होगा स्प्लिट करने का। तो अब देखो तो अब इसको हम क्या करते हैं, जो 6 और 5 है आगे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 रहेगा तब तो सेम टू सेम कांस्टेंट आ जाएगा, अगर 1 नहीं रहेगा तब कुछ वैल्यू आएगा, जैसे 6 इंटू 5, तो 6 इंटू 5 कितना आ जाएगा 30। तो अब 17 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि ये जोड़ने घटाने पे तो 17 आए, अब स्प्लिट करेंगे तो इसका वैल्यू तो चेंज नहीं आना चाहिए, 17 आना चाहिए, बस इसको अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब स्प्लिट करने पे देखो तो आना चाहिए क्या 17 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे दोनों को 30 आना चाहिए, 30x स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको कैसे 17 को, अब देखो तो 17 को कैसे हम लोग इसको करेंगे, तो 30 को सबसे पहले 30 को ही हम तोड़ लेते हैं। तो 30 का फैक्टर कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो अब इसको देखो तो
6 पर 17 आ रहा है। अब यहाँ पे जोड़ने घटाने पे 17 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 30 आना चाहिए। तो 30 का फैक्टर कितना आ रहा है? 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको देखो तो इसको 2 इंटू 15 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 15 करेंगे तो आ जाएगा 17, मतलब और मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x आ जाएगा। तो 17x को इस तरह से लिख सकते हैं 2x प्लस 15x। अब इसको क्या लिख सकते हैं? मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिए तो 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। अब इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब इसमें देखो तो ये दोनों में क्या कॉमन, दो में कॉमन आ रहा है कुछ, तो इसमें 2x कॉमन आ जाएगा। तो 2x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 3x प्लस 1। अब इसमें क्या कॉमन आ जाएगा? 5 कॉमन आ जा रहा है। तो 5 कॉमन आ रहा है तो बच रहा है 3x प्लस 1। अब एक 2x प्लस इसको अब इन दोनों में देखो तो 3x प्लस 1 3x प्लस कॉमन आ रहा है। तो इससे क्या लेंगे? 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5। अब ये तो सिंप्लीफाई हो गया कि नहीं? ये 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5 के रूप में फैक्टराइज हो गया, यही इसका वैल्यू आएगा। अब देखो ये तो हो गया कौन सा? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। अब इसको बनाएंगे फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम से। तो फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम से इसको कैसे बनाएंगे? ये थोड़ा मेथड थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, समझने पे सब इजी ही होता है। तो देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे? हम जनरली इक्वेशन में क्या देखते हैं कि जितना अगर x का पावर 2 आएगा मैक्सिमम पावर, तो इसका 2 वैल्यू आएगा, मतलब 2 फैक्टर आएगा। अगर x का पावर लिनियर रहेगा तो 1 आएगा, अगर 3 रहेगा तो x का वैल्यू 3 आएगा। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग x का स्क्वायर वाले को हम फैक्टराइज करेंगे। कौन सा थ्योरम से? बाय यूजिंग, अब दूसरा मेथड लगाएंगे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम का यूज करने के लिए देखो, फैक्टर थ्योरम का कहता है कि अगर बाई कोई भी क्वेश्चन है तो x माइनस ए, इसमें 2 वेरिएबल आएगा, मतलब x का स्क्वायर है तो इसमें 2 वैल्यू आएगा। तो x माइनस ए और x माइनस बी फैक्टर होगा। तो ये 2x स्क्वायर है तो 2 वैल्यू आएगा। अब x माइनस ए x माइनस बी पता कैसे करेंगे? तो ये भी इसको देखो तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, मतलब कि ए बी जो आएगा वो कांस्टेंट टर्म आएगा। तो अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। सबसे पहले तो 6 को हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। हमको एक्स स्क्वायर का बस यहाँ देखो जैसे x माइनस ए है x माइनस बी के फॉर्म में लाना है, मतलब एक्स स्क्वायर बचेगा। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6। अब देखो तो इसमें कांस्टेंट टर्म कितना है? 5/6 है, मतलब ए बी इक्वल टू 5/6 है। तो मतलब एक वैल्यू ए का आएगा और दूसरा वैल्यू बी का, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए 5/6। तो अब ए बी क्या हो सकता है? ए बी इक्वल टू, अब इसका देखेंगे कि हम लोग क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो ए अगर प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3 हो सकता है, प्लस माइनस 5/2 हो सकता है, या प्लस माइनस 5/3 हो सकता है। इतना ही पॉसिबिलिटी इसका बनेगा, या प्लस माइनस 1/6 भी हो सकता है, प्लस माइनस 5 भी हो सकता है। मतलब अगर इसमें से एक वैल्यू अगर हम लेंगे तो दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जैसे 1/2 ले लेंगे तो 1/3 ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि दूसरा वैल्यू जाएगा। हम अगर 1/2 लेते हैं तो दूसरा वैल्यू कितना आना चाहिए? 5/3 आना चाहिए, तभी ए बी का वैल्यू 5/6 होगा। अब हम निकाल करके देखेंगे कि फैक्टर है मतलब क्या? इसका वैल्यू 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से देखो हम सबसे पहले p1/2 ट्रायल ले लेंगे अलग अलग का, कि p1/2 आ रहा है कि नहीं, इस इक्वेशन में देखेंगे।
तो अगर देखो तो 1/2 यहाँ पे देखो सब प्लस में है, तो जैसे ही सब प्लस में है तो अगर प्लस वाले का वैल्यू लेंगे तब तो 0 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि प्लस प्लस सब ऐड हो जाएगा। तो अगर माइनस वैल्यू लेकर के देखते हैं, जैसे देखो -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू -1/2 प्लस 5/6। अभी कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 17/2 प्लस 5/6। अब इसको अगर कैलकुलेट भी करेंगे तो ये 0 के नॉट इक्वल आएगा। ये कितना आ जाएगा 3 माइनस, ये देखो वैल्यू बहुत ज्यादा आ जा रहा है, तो ये 0 के नॉट इक्वल आएगा। इसी से पता चल जा रहा है कि 0 के नॉट इक्वल आएगा, मतलब 1/2 तो फैक्टर नहीं होगा। अब दूसरा पे चलते हैं, p -1/3 लेते हैं। अब -1/3 लेंगे तो -1/3 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू, यहाँ पे 17/6 होता है, यहाँ पे 12 होता, तो भी कितना आता 3 माइनस 17 और प्लस 10, तो देखो तो 13 माइनस 17 आ रहा, मतलब कि ये 0 के इक्वल नहीं होगा। अब 17/6 -1/3 प्लस 5/6, अब इसको देखो तो ये कितना आ जाएगा 1/9 माइनस 17/18 प्लस 5/6, एलसीएम हो जाएगा 18, तो 2 माइनस 17 प्लस 15। अब इसका देखो तो 2 15 टू 17 माइनस 17/18, मतलब कि वैल्यू इसका 0 के इक्वल हो गया। जैसे ही वैल्यू 0 के इक्वल हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि 1/3 जो -1/3 है, इस क्वेश्चन का, इस px का फैक्टर है। तो px का फैक्टर कैसे लिखे थे, x माइनस 8, x माइनस और ये -1/3, तो x प्लस 1/3 तो पता चल गया, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर तो यहाँ निकल गया। अब हम बोले थे क्या कि ये सारा वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है, इसलिए माइनस वाला रख करके, क्योंकि अगर प्लस वाला वैल्यू रखेंगे तो सारा प्लस प्लस ऐड होते जाएगा, कभी माइनस होगा ही नहीं, मतलब 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो अगर एक वैल्यू 1/3 आ गया तो ए बी कितना, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 5/6। दूसरा वैल्यू कितना आ जाएगा, दूसरा वैल्यू जो आ जाएगा, मतलब बी जो आ जाएगा, अब 1/3 -1/3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू कितना है पॉजिटिव में है, 5/6 में है, तो -1/3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 5/6 आएगा, तो -5/2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो तो दूसरा वैल्यू कितना ऑटोमेटिक पता चल गया कि -5/2, तो x माइनस बी जो आ जाएगा x माइनस -5/2, मतलब दूसरा जो वैल्यू आ जाएगा x प्लस 5/2, ये दूसरा आ जाएगा। एक यहाँ आया x प्लस 1/3, मतलब कि दो वैल्यू था, तो यहाँ पे हम किसका निकाल रहे थे, यहाँ पे हम इसका फैक्टर निकाल रहे थे। अब इसको अलग से लिखेंगे 6 इंटू, इसका फैक्टर निकाल रहे थे जो मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट में था, तो 6 इंटू एक फैक्टर कितना आया है, स्क्वायर है तो दो ही फैक्टर आएगा, तो दो फैक्टर तो हमको पता चल ही गया है। 6 इंटू एक आ जाएगा x प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस 5/2। अब इसमें मल्टीप्लाई करो तो एक कितना आ जाएगा 6x प्लस 2, और ये कितना आ जाएगा 6x प्लस 5 3 15। अब इसमें से देखो तो कॉमन ले लो कुछ, इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 3x प्लस 1, और इसमें क्या आ रहा है 3x प्लस 1, ये 6 आ गया, 3x प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा 2x प्लस, अगर 3 कॉमन लेंगे तो इसका देखो, ये तो दोनों में मल्टीप्लाई था, ये कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया। ये था x प्लस 1/3 था, x प्लस 5/2 था। अब इसको 6 से, अभी ब्रैकेट में कितना आ गया 3x, ये नीचे भी 6 आ जाएगा ना, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 3x प्लस 1 इंटू ये नीचे में 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 5
नीचे में 2 आ जाएगा। तो अब देखो तो 3 2 ये कैंसिल हो गया, मतलब बचा क्या 3x + 1 × 2x + 5। अब देखो तो दोनों से कैलकुलेशन, जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म था उससे भी सेम आया और जो फैक्टर थ्योरम था उससे भी सेम आया। तो वही बोले कि फैक्टर थ्योरम थोड़ा डिफिकल्ट होता है, प्रोसेस लॉन्ग है, इसलिए हम लोग जब भी आएगा क्वेश्चन तो बनाएंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज करके। और अगर कहा जाएगा क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि फैक्टर थ्योरम का यूज करके बनाना है, तब फैक्टर थ्योरम का यूज करके बनाएंगे। एक हम और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे दूसरा को हम y² - 5y + 6 है, इसको हम फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा है px कितना दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ से देख रहे हैं फैक्टराइज y² - y। तो दूसरा क्वेश्चन में फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है px = यहाँ पे y है तो y लिखेंगे, py = y² - 5y + 6। अब इसको सबसे पहले फैक्टर थ्योरम का यूज करके बनाते हैं। तो फैक्टर थ्योरम में देख रहे हैं कि सबसे पहले तो y² में कोई मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसको कोफिशिएंट को अलग करने का हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो 6 है, मतलब ए बी इक्वल टू आना चाहिए 6। अब ए बी बाई स्क्वायर है, मतलब इसका भी दो फैक्टर आएगा, एक आएगा x - a, एक आएगा x - b, दो फैक्टर आएगा। और तो ए बी इक्वल टू कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, मतलब इसका पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगा, या तो +-1 आएगा, +-2 आएगा, +-3 आएगा, या +-6 आएगा। मतलब कि इसका सारा पॉसिबिलिटी इतना हो गया 2 1 2 3 6। तो अब इसमें देखो क्या हम बारी बारी से, उसमें तो प्लस प्लस था तो एक हम माइनस, जब भी 0 के इक्वल आता तो हमको माइनस लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पे है p/, तो यहाँ पे p1, सबसे पहले p1 रख करके देखेंगे, सबको ट्राई करके देखेंगे कि किससे 0 आ रहा है। तो इससे देखो तो 7 - 5, इससे 2 आ गया, मतलब 0 नहीं आया। अगर -1 रख करके देखेंगे तो -1 का स्क्वायर +5 + 6, इसमें भी -1 का स्क्वायर +5, तो ये कितना आ गया 12 आ गया, ये भी नहीं आएगा। अब p2 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6, तो 4 - 10 + 6। अब ये देखो तो 0 आ गया। जैसे ही 0 आया हमको पता चल गया क्या, एक फैक्टर जो इसका एक फैक्टर 2 है, तो 2 है तो लिखने के लिए x - a, तो x - a को क्या लिखेंगे x - 2। जब एक फैक्टर 2 है और एक फैक्टर 2 है, तो दूसरा फैक्टर कितना होगा, दूसरा फैक्टर ए बी में प्लस में ही चाहिए, +6 चाहिए, तो दूसरा फैक्टर भी प्लस वाला ही वैल्यू होगा। तो प्लस वाला वैल्यू इसमें देख लेंगे कौन सा है, 6 लाने के लिए एक 2 है तो दूसरा होना चाहिए 3, तो x - 2 और दूसरा b इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, तो x - 3। अब यही इसका आंसर हो गया। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम देख लेते हैं, तो y² - 5y + 6। अब इसको हमको निकालना है, तो y² तो सबसे पहले मिडिल टर्म को इस तरह स्प्लिट करेंगे कि इसका और इसका कोफिशिएंट, ये नहीं कोफिशिएंट मतलब 6 × 1, तो मल्टीप्लाई करने पे 6y² आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 5 आना चाहिए। तो देखो तो 6 का तो सेम उसी तरह से फैक्टर देखेंगे 1 2 3, तो 2 3 5 होता है और 2 3 मल्टीप्लाई करने पे 6 होता है। तो इसको लिख सकते हैं y² - 2y, और साइन के साथ लेंगे, हमेशा देखेंगे कि 2y - 3y। तो अब देखो तो 2y माइनस, दोनों माइनस में है तो 6y² + 6y² आ गया, और यहाँ पे ऐड, दोनों को अगर ऐड करेंगे, ऐड करने पे बीच वाला टर्म आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे लास्ट और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो इस दोनों को ऐड कर रहे हैं तो -5y आ जा रहा है +6। अब यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो y - 2 बचेगा, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो y - 2 रहेगा।
अब इसको अलग अलग दोनों में बाई-2 कॉमन है तो बाई-2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया, अगर इसे बाई-2 निकालनी है तो यहाँ पे बच गया बाई, और यहाँ पे बाई-2 निकालनी है तो -3, यहाँ पे x की जगह पे सब जगह बाई की जगह पे सब जगह x लिख दिए हैं, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ जैसे ये होगा बाई-a बाई-2, इसको कट करके लिख देते हैं, ये आ जाएगा बाई-2 इंटू बाई-3। तो ये देखो तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, बट स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला इजी पड़ता है, इसलिए इसी से बनाएंगे। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये तो आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, जब जिसका स्क्वायर है। अब अगर क्यूब रहेगा, क्यूबिक पोलिनोमियल रहेगा तो उसका हम कैसे बनाएंगे, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का एक और एग्जाम्पल लिए हैं, 3x³ प्लस यहाँ तीसरा जो एग्जाम्पल है वो क्यूबिक का है, तो इसको भी हम देख लेते हैं एक बार बनाना कि ये क्यूबिक वाला कैसे बनाएंगे। और ये हम बताए हैं कि जो स्प्लिटिंग एंड होता है वो हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो जो क्यूबिक इक्वेशन आएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल रहेगा, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उसको भी हम देखते हैं। उसका सोल्यूशन निकालने के लिए देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, px बराबर क्या दिया हुआ है, 3x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब इसमें देखो तो 4 टर्म है, मतलब इसमें हम लोग मिडिल टर्म का स्प्लिट करके हम लोग इसका फैक्टराइजेशन नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टर थ्योरम से हम देखेंगे, एक फैक्टर निकाल लेंगे। तो इसमें क्या है, अगर हम बोले थे कि अगर 3 है तो इसमें 3 फैक्टर आएगा, जैसे x माइनस से 2 रहता था तो 2 फैक्टर आता था, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 फैक्टर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 2 फैक्टर के लिए ही हम निकाल के देखेंगे 20 कैसे आएगा। तो 20 क्या आता है, सबसे पहले हम एक फैक्टर निकालेंगे फैक्टर थ्योरम का यूज करके। तो 20 जो आएगा, 20 क्या है, मतलब कि जो कांस्टेंट होगा ABC कांस्टेंट होगा वो 20 आ जाएगा। तो इसमें 20 लाने के लिए क्या हो सकता है, इसका 20 अगर देखेंगे तो 20 का फैक्टर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 3 तो आएगा नहीं, मतलब इसका 3 फैक्टर लाना है तो 1 2 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 10 आ सकता है, इतना ही आएगा। अब देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से निकालेंगे। तो इसमें भी हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, प्लस से सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ पोलिनोमियल है सारा प्लस में है, तो अगर प्लस वैल्यू रखेंगे तो ये कभी जीरो नहीं होगा, मतलब इसके लिए हमको एक माइनस वैल्यू चाहिए। तो p प्लस वैल्यू तो रखेंगे नहीं, -1 रखेंगे। तो 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। अब इसे देखो तो अगर ये वैल्यू जीरो आ जाएगा, मतलब -1 क्या होगा, फैक्टर होगा, मतलब x माइनस इंटू -1 फैक्टर होगा। तो यहाँ से देखो तो -3, यहाँ पे +13 हो जाएगा, -32 प्लस 20। तो इसको 20 13 कितना आ जाएगा, 20 13 33 आ जाएगा, और 32 माइनस ये नॉट इक्वल टू जीरो, -35 आएगा तो नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो p -2 हम देखेंगे, तो 3 इंटू -2 का क्यूब प्लस 13 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -2 प्लस
32 इंटू 2 प्लस 20। तो अब इसका वैल्यू देखें तो ये 3 इंटू -8 हो जाएगा, मतलब -24 प्लस 13 इंटू 4, 13 इंटू 4 ये -64 प्लस 20। इसको कैलकुलेट करें तो -24 प्लस 52 -64 प्लस 20 24। तो अब देखो तो इसको यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक से लिखा गया है, 3 यहाँ पे 3x³ नहीं मान x³ है। x³ है, इस तरह से सब जगह। यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर x³ था तो -8 आ जाएगा, -8। हम देखो तो 52 और 20 -64 और -8 कितना आ जाएगा, 72 और 52 प्लस 20 ये भी आ जाएगा 72। तो ये वैल्यू क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो जैसे ही 0 के इक्वल आया तो वो क्या हो जाएगा, मतलब -2 जो हो जाएगा एक 0 हो जाएगा। तो 0 के लिए इसको लिखेंगे कैसे, x -2। अब एक फैक्टर तो ये आ गया, एक फैक्टर कितना आ गया, x+2 आ गया, एक फैक्टर यहाँ से मिल गया। अब एक फैक्टर यहाँ से मिल गया तो ये एक फैक्टर होने के लिए क्या, हम इसी के अनुसार हम बनाएंगे कि एक फैक्टर होने के लिए इससे हम देखेंगे। अब px अब इसी बेसिस पे बनाएंगे क्या, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब इतना बड़ा क्वेश्चन में इसको कैसे कैलकुलेट करें ये भी नहीं पता चलता है। तो अगर एक फैक्टर अगर हमको मालूम चल जाएगा फैक्टर थ्योरम से तो बाकी सारा फैक्टर आसानी से निकल जाएगा। तो अब इसको क्या लाना है, x+2 लाना है। मतलब क्या है कि अब इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, x³ पहले सबसे पहले लास्ट में देखेंगे 20 है तो 20 में क्या क्या 2, मतलब कि अगर 2 इंटू 10 लिखें तो अगर 10 कॉमन लें, 10 कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा 2। तो 32 को अब कैसे लिख सकते हैं, अब 32x से तो सिर्फ 2 तो लाना नहीं है, x+2 लाना है। तो 32x को हम लिख सकते हैं 20x, मतलब कि यहाँ पे x आना चाहिए तो इसको लिख सकते हैं 10x प्लस 20 और इसको 32 मतलब 22x। 32x को अब इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले लास्ट से ही देखेंगे कि लास्ट में कैसे फैक्टराइज हो सकता है। तो सर लास्ट में कितना था 20, तो आना चाहिए क्या, +2 आना चाहिए। तो +2 को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 10 लिखेंगे, प्लस 20 को 2 इंटू 10 लिखेंगे, तभी कॉमन लेंगे, मतलब 10 कॉमन ले लेंगे तो लास्ट में 2 बच जाएगा। तो अगर 10 कॉमन लेंगे तो इसको 32 को भी 10 होना चाहिए। तो 32x को हम 22x प्लस 10x लिखेंगे। अब 22x में तो अब यहाँ पे 2 आना चाहिए, एक फैक्टर 2 आना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, अगर इसको 11 11 11x से डिवाइड कर दे, ये तो आ गया x+2, एक x+2 इधर मिल गया। अब ये कितना बचा 22। तो अगर इसको 11x से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। मतलब कि जो अब 13x² है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 11x², 2x² प्लस 11x²। तो अगर 2x कॉमन ले ले, 11x² प्लस इधर से देखो तो 22x बच जाएगा। तो अब ये 11x अगर कॉमन लेंगे तो x+2 फैक्टर बच जाएगा। तो हम इसी चीज का यूज करते हुए हम लास्ट से रफ में कैलकुलेट कर लेंगे कि कैसे कैसे आ रहा है। तो अब देखो तो 13x² को हम क्या लिखे थे, 2x² प्लस 11x²। जब 11x² तो फिर से x+2 आने के लिए तो 11x, मतलब 11x का दुगना आना चाहिए तो 22x प्लस अब 32x। इसका वैल्यू तो चेंज नहीं होना चाहिए, बस इसको अलग अलट पलट करके अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 22x बचा तो इधर 10x प्लस 20 बच गया। अब देखो तो यहाँ से अगर x² कॉमन लेंगे, ये दोनों दो दो का टर्म आ गया, 3 टर्म आ गया, तो x² कॉमन लेंगे तो x प्लस
2 बचेगा, प्लस 11x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा, प्लस 10 अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा। अब तीनों में x प्लस 2 कॉमन आ गया, तीनों में x प्लस 2 कॉमन आ गया तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 2। अब ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ पे अगर x प्लस 2 कॉमन लिए तो x स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे 11x बच जाएगा, यहाँ पे 10 बच जाएगा। अब ये देखो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आया। तो इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जैसे ही आया, इसको हम लोग स्प्लिटिंग इन टर्म का हम लोग यूज करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो अब देखो तो मिडिल टर्म क्या है, 11x है, और लास्ट वाला टर्म 10 इंटू एक्स स्क्वायर है। तो अब 10 को इस तरह से स्प्लिट करना है, मतलब इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला आए और मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाला। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो तो 10 और 1 11 होता है, तो इसको x प्लस 10x नहीं लिख सकते हैं, 10x स्क्वायर आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 10x स्क्वायर, और अगर ये दोनों को ऐड करेंगे मिडिल टर्म तो ये मिडिल टर्म देगा 11x प्लस 10। अब x प्लस 2, अब ये क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर से x कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 1, अगर यहाँ पे 10 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 1। अब देखो तो x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, तो ये कितना बच जाएगा, x प्लस 2। अब इधर देखो तो एक x प्लस 1 अगर कॉमन ले लिए दोनों में से तो यहाँ कितना बच जाएगा x, और यहाँ कितना बच जाएगा प्लस 10। अब इसको हम फैक्टर के रूप में लिख देंगे, x प्लस 2, x प्लस 1, x प्लस 10। तो देखो यही हमारा आंसर आ जाएगा। 3 टर्म था, मतलब क्यूबिक के पोलिनोमियल था, तो इसका फैक्टर भी 3 आया। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहता तो फैक्टर 2 आता। अब इसको देखो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे किए हैं सोल्व, थोड़ा हार्ड है। सबसे पहले तो एक पोलिनोमियल दिया हुआ था, अब हमको इसमें एक क्वाड्रेटिक नहीं होकर के क्यूबिक पोलिनोमियल था, तो क्यूबिक पोलिनोमियल होने के लिए स्प्लिटिंग इन टर्म तो लगाएंगे नहीं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं लगाएंगे तो बचता है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम एक वैल्यू निकाल लेंगे, एक फैक्टर इसका निकाल लेंगे। तो फैक्टर थ्योरम का कैसे यूज करते थे, जो कांस्टेंट टर्म रहता था वो हम देखते थे। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 20, तो 20 से 20 देखेंगे, 20 का फैक्टर हम कैसे लिख सकते हैं, +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 लिख सकते हैं। तो 20 का फैक्टर लिखने के लिए आप देखेंगे कि इसमें से कौन सा फैक्टर होगा। तो फैक्टर होने के लिए इस वैल्यू को अगर हम px के जगह पे रखेंगे तो 0 आना चाहिए। अब 0 आना चाहिए तो इसमें दोनों वैल्यू है, प्लस भी है माइनस भी है, तो हम लेंगे माइनस वैल्यू। क्यों, क्योंकि प्लस वैल्यू लेंगे तो कभी ये सारा प्लस में है इक्वेशन, इसलिए कभी वैल्यू 0 नहीं आएगा, इसलिए हम -1। अब p-1 लिए तो देखें कि इससे वैल्यू 0 नहीं आया, p-2 लिए तो इससे वैल्यू 0 आ गया। जैसे ही वैल्यू 0 आया हमको क्या पता चल गया कि जो -2 है वो एक फैक्टर है, मतलब इसको लिखने के लिए x माइनस के रूप में लिखते थे, तो x इंटू -2, अब x प्लस 2। अब x प्लस 2 फैक्टर है, तो अब इसको इसी फॉर्म में तोड़ेंगे कि इसमें सारा में x प्लस 2 आए और x प्लस 2 को कॉमन निकाल सके। तो इसको करने के लिए सबसे पहले लास्ट का हम देखेंगे कि 20, लास्ट वाले टर्म को देखेंगे कि ये x प्लस 2 कैसे आया। तो कांस्टेंट टर्म 2 तो आएगा, तो 2 कैसे आएगा, जब यहाँ पे 2 इंटू 10 होगा, मतलब हम यहाँ से 10 कॉमन लेंगे। तो जब यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो कांस्टेंट टर्म तो मिल गया 2, तो 10x भी तो होना चाहिए, तभी x प्लस 2 आएगा। तो 10x आएगा तो 32x जो है इसको स्प्लिट करके लिख देंगे। 32x को अगर 10x बाहर निकाल लिए तो बचा क्या, 22। अब 22x है तो यहाँ पे भी x प्लस 2 आना चाहिए, तो 22x में अब तो इसके साथ x है, मतलब x भी कट जाएगा। तो अब 22x में हम क्या से डिवाइड करेंगे कि कांस्टेंट टर्म आएगा, तो 11x से करेंगे। तो 11x से, तो 11x 32 तो ऑलरेडी लिखा चुका है, अब बचा है 13x स्क्वायर। तो अब 13x स्क्वायर को इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि ये 11x स्क्वायर हो। तो ये 11x स्क्वायर और प्लस 22x हो जाएगा, तो यहाँ से भी x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। जब 11x स्क्वायर इधर लिख लिए तो अब बचा क्या, 2x स्क्वायर। तो इस तरह से इस इक्वेशन को पूरा स्प्लिट करके लिखेंगे, उसके बाद x प्लस 2
कॉमन हो जाएगा तीनों में। जब जब सारे में कॉमन हो जाएगा तो x+2 को बाहर निकाल लेंगे और अंदर जितना भी वैल्यू बचेगा उसको हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पोलिनोमियल एक ही बात हुआ। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया तो जब जैसे ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आया इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज करके हम इजी बनाने के लिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज करेंगे और मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे कि ये दोनों को ऐड करने पे मिडिल टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करके आए। तो इस तरह से इसका फैक्टर निकल जाएगा x+2, x+1, x+10। यही चीज था फैक्टर थ्योरम में। तो अगर किसी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि फैक्टर थ्योरम का यूज करके फैक्टराइज कीजिए तभी उसको करेंगे, और नहीं तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आता है फैक्टराइज करने के लिए, तो उसको हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज करके फैक्टर निकालेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप इसका एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप उसको हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं उस एक्सरसाइज और उस क्वेश्चन नंबर के साथ।